जब हम छोटे थे तो एस्ट्रोनॉट्स के वीडियोस देखते थे और उन्हें स्पेस में देखकर हमारा भी मन करता था कि हम उन्हीं की तरह कभी स्पेस में जाएं। लेकिन स्पेस में रहना आसान नहीं है, साथ में आते हैं कई चैलेंजेस। जो चीजें हम धरती पर रहकर आसानी से कर लेते हैं वो स्पेस में ज्यादा ही डिफिकल्ट बन जाती है। लेकिन कहा जाता है कि फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल एक पॉसिबिलिटी बनती दिख रही है। तो क्यों नहीं हम जाने कि आखिर स्पेस में रहना होता कैसा है। तो स्पेस में रहने की क्यूरियोसिटी जागी, खाने के हैं खजाने। आजकल स्पेस फूड कई वेराइटीज में मिल जाती है। स्पेशली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो 100 से भी ज्यादा अलग डिशेस की चॉइस होती है। वैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स अपना फूड सप्लाई लेकर जाते हैं, जिसमें डिहाइड्रेटेड स्नैक्स, थर्मोस्टेबलाइज्ड और पैकेज्ड फूड आइटम्स होते हैं जो ये आपस में शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन गाइस, इन बहुत सारी चीजों के साथ आता है एक वेट प्रॉब्लम। स्पेस में एक छोटी सी चीज भेजने का कॉस्ट है $10,000 पर पाउंड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन पैकेट्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू और शेल्फ लाइफ का खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यही खाना एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को संभालता है लंबे समय तक। पानी कई विचित्र जगहों से आता है। पानी का सप्लाई ISS में लिमिटेड है, जो एस्ट्रोनॉट्स को फोर्स करता है थोड़ा क्रिएटिव बनने को जब बात आती है पानी के सप्लाई को वेल स्टॉक्ड रखने की। अर्थ से टेक ऑफ करते वक्त एस्ट्रोनॉट्स के पास पानी जरूर होता है, लेकिन बाद में इसे रीसप्लाई करना फ्रॉम अर्थ टू स्पेस काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। इसीलिए ISS में एस्ट्रोनॉट्स वेस्ट वाटर भी इकट्ठा करते हैं, जिसमें यूरिन, स्वेट, ब्रेथ का मॉइस्चर भी होता है। और फिर यही चीजें फिल्टर की जाती है ताकि सारी इम्प्योरिटीज और कंटामिनेशंस निकल सके। और यही फिल्टर वाटर ड्रिंकिंग, वॉशिंग और फूड रिहाइड्रेशन के लिए भी यूज किया जाता है। डोंट बी डिस्गस्टेड गाइस। वैसे आपको बता दें कि नासा के अनुसार ये पानी धरती पर मिलने वाले कई पानियों से साफ है। दीवार पर स्ट्रैप होकर सोना पड़ता है। स्पेस में सोना भी काफी दिलचस्प है। एस्ट्रोनॉट्स नॉर्मल बेड पर नहीं सो सकते। कम ग्रेविटी होने की वजह से वो सोते सोते फ्लोट कर सकते हैं। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स स्लीपिंग बैग्स या दीवार पर स्ट्रैप होकर अपनी स्लीपिंग स्टेशंस में सोते हैं। इनके स्लीपिंग स्टेशंस एक फोन बूथ के आकार के होते हैं, जिसमें ये कंप्यूटर, बुक्स, क्लोथ्स और बाकी चीजों को भी रख सकते हैं, ताकि एस्ट्रोनॉट्स घर जैसा फील कर सके। नॉर्मल इंसानों जैसे रेस्टरूम नहीं यूज कर सकते। कभी सोचा है स्पेस में बाथरूम कैसे यूज कर सकते हैं? ये एक सवाल है जो एस्ट्रोनॉट से कई बार पूछा जाता है। इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स को अपने आप को टॉयलेट से बांधना पड़ता है ताकि वो फ्लोट ना करे। वैसे स्पेस में टॉयलेट्स में एक एयर प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का किलर कॉम्बिनेशन। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो अब तक कई बेहतरीन सूर्योदय और सूर्यास्त देख लिए हैं, लेकिन स्पेस से इसका नजारा कुछ और ही होता है। सिर्फ नजारा ही नहीं, पर जिस फ्रीक्वेंसी में आप इन्हें स्पेस से देख सकते हैं वो आपको तो आश्चर्यचकित कर देने वाला है। एस्ट्रोनॉट्स कभी कभार धरती के चक्कर काटते हुए 24 घंटों के अंदर 16 सूर्यास्त देखते हैं। है ना किलर कॉम्बिनेशन? स्पेस में स्पेस सूट के बिना भी शायद आप सरवाइव कर सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप स्पेस में एक स्पेस सूट के बिना कम वक्त के लिए रह सकते हैं। माना अगर आपने ये स्टेप लिया भी सही प्रोटेक्शन के बिना, तो आप उतनी जल्दी नहीं मरेंगे। हाँ, लेकिन आप बेहोश जरूर हो जाएंगे 15 सेकेंड के लिए, और 90 सेकेंड के अंदर अंदर आप ऑक्सीजन की कमी से मर भी सकते हैं। और लो टेम्परेचर से आपकी बॉडी ठंड के मारे फ्रीज हो जाएगी। तो सही यही रहेगा कि आप स्पेस सूट पहने रहें। ऑरेंज और व्हाइट कलर के स्पेस सूट्स अलग अलग कामों के लिए यूज किए जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि नासा ने ऑरेंज और व्हाइट कलर के स्पेस सूट्स फैशन ट्रेंड के लिए नहीं चूज किए। ये रंग एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट से गुजरने के बाद चूज किए गए हैं।
एस्ट्रोनॉट्स ऑरेंज कलर का स्पेस सूट, जिसे एडवांस्ड क्रू एस्केप सूट कहा जाता है, वो तभी पहनते हैं जब स्पेस शटल धरती से रवाना और फिर से स्पेस से लौट रहा होता है। ये ऑरेंज कलर, जिसे इंटरनेशनल ऑरेंज के नाम से भी जाना जाता है, वो कोई लैंडस्केप जैसे कि समुद्र से भी स्पॉट किया जा सकता है। वही व्हाइट एक्स्ट्रा व्हीक्यूलर एक्टिविटी सूट एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक्स के दौरान चूज करते हैं। स्पेस में अब लंबे और ताकतवर बन सकते हैं। एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में लिटरली फ्लोट करते हैं। एक्चुअली ग्रेविटी के बिना उनके वर्टिब्रे पर प्रेशर नहीं होता और उनकी स्पाइन थोड़ी सीधी हो जाती है और वो लंबे बन जाते हैं। अब यकीन नहीं करेंगे कि एस्ट्रोनॉट्स 3% तक बड़े हो जाते हैं इन माइक्रोग्रेविटी, और वेटलेस एनवायरनमेंट उन्हें काफी भारी वजन को उठाने में भी मदद करता है। स्पेस में गर्म पानी भूल जाओ। स्पेस में शावर और नहाना भूल जाइए। एस्ट्रोनॉट्स स्पंज और वॉश क्लॉथ से अपने आप को वॉश करते हैं। साथ ही वो स्पेशल सोप और शैम्पू यूज करते हैं, जिसे पानी की मदद से धोना नहीं पड़ता। और उन्हें शेविंग और बाल बनाते वक्त खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लूज हेयर हमेशा के लिए फ्लोट हो सकता है। जो कभी भी इनहेल कर ले या किसी की आंखों में अटक जाए तो दिक्कत हो सकती है। सोचिए, ये कोइंसिडेंस है कि आप हजारों वीडियोस को छोड़कर आज हमारी आवाज, हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। ये कोइंसिडेंस है या फिर प्लान्ड? आपके लिए, हमारे लिए ये कोइंसिडेंस ही है। अगर आपके पेरेंट्स ना मिले होते, वो 100 मिलियन से एक छोटा सा स्पर्म अगर उस एग को फर्टिलाइज नहीं करता तो आप पैदा नहीं होते। सॉरी अगर एक साथ आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे दे, लेकिन ये तो बस छोटी सी चीज थी, क्योंकि हमारी उपज और धरती माँ का इस यूनिवर्स में होना भी प्लान नहीं बल्कि एक हैप्पी एक्सीडेंट है। सोचिए, अर्थ एकदम राइट डिस्टेंस पर है सूरज से। इसके कोर में सही अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एनर्जी है जिससे ये घूम सके और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सके। एक चंद्रमा जो सही साइज का है रोटेशन स्टेबलाइज करने के लिए, और एक ओजोन लेयर जिसकी थिकनेस ऐसी जो हमें रेडिएशन से बचा सके, और उसकी लोकेशन ऐसी जो एकदम बैंग मिडिल में है 2 वायलेंट आर्म्स ऑफ गैलेक्सी मिल्की वे से। सोचिए, अगर इनमें से कोई भी चीज डिफरेंट होती तो ना ये धरती, ना आप, ना हम और ना ही ये वीडियो होता। लेकिन अर्थ की तरह अफसोस बाकी प्लैनेट्स उतने लकी नहीं रहे। और इन प्लैनेट्स पर लाइफ सपोर्ट की बात भूल जाइए। अगर इन प्लैनेट्स पर लाइफ सपोर्ट की बात भी की जाए तो वो एक क्रेजी आइडिया होगा, क्योंकि इन प्लैनेट्स के बारे में जानकर इवन आवर एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैव बीन लेफ्ट इन शॉक, जिससे ये अपनी पढ़ाई पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आखिर ये प्लैनेट्स है कौन से, और अगर हम इस पर रहते तो क्या करते? COROT-7b नर्क 1 में समाया। मॉन्सरोस के कॉन्स्टेलेशन में बसा हुआ ये प्लैनेट धरती से 489 लाइट ईयर्स अवे है। कह सकते हैं COROT-7b के 2 पहलू हैं, रात और दिन। सच में ये प्लैनेट अपने पेरेंट स्टार सन से 60 टाइम्स क्लोजर है। अगर ये फैक्ट चौंकाने वाला नहीं है तो ये सुनिए, ये प्लैनेट टाइडली लॉक्ड है, जिसका मतलब है कि ये अपने पेरेंट स्टार के इर्द गिर्द ही घूमता है। जिस तरह से मून अर्थ के चक्कर लगाता है, वैसे ये प्लैनेट एक साइड लाइट देखता है तो दूसरी साइड डार्कनेस। बेचारा प्लैनेट स्प्लिट पर्सनालिटी वाले डिसऑर्डर से जूझ रहा है। वैसे COROT-7b जब सूरज को देखता है तो ये 4700 फ़ारेनहाइट जितना तपता है, जो काफी है पत्थर को पिघलाने के लिए। और इसी वजह से यहाँ पेबल्स बन जाते हैं, जो कंडेंस होकर यहाँ पत्थरों की बारिश होती है। और बाय चांस भी अगर आप उस साइड ऑफ प्लैनेट पे स्टक हैं, तो आपकी ठंड के मारे जान निकलने वाली है। कहने को आपकी एक ही सेकंड में जान निकलने वाली है, क्योंकि यहाँ का तापमान 392 डिग्रीज फ़ारेनहाइट बिलो 0 होता है। तो यहाँ जाना चाहेंगे? ग्लेस 436b बर्फ पर आग। चलिए अब आपको मिलवाते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स प्लैनेट से। इस प्लैनेट ने तो साइंटिस्ट की नाक में दम कर दिया है। ये प्लैनेट एक स्टार के अराउंड घूमता है जो लियो कॉन्स्टेलेशन में है, और इस पर फायरी आइस होती है। क्या अब गेम ऑफ थ्रोन्स कॉन्टेक्स्ट समझा? ग्लेस 436b 2.5
5 मिलियन माइल्स अवे है अपने पेरेंट स्टार से, जो वैसे बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन इसका सरफेस कोल्ड आइसी है जो कभी पिघलता नहीं है, पर फिर भी ये आग से लपटा रहता है। इसका रीजन ये है कि भले ही आग इसे पिघला दे, लेकिन इसकी ग्रेविटेशनल ताकत इसे फिर से आइस बना देती है। 55 कैंक्री ई हीरा है सदा के लिए। सोचिए, अगर दुनिया की सभी दौलत को इकट्ठा किया जाए तो वो मेरडी ओशन में एक ड्रॉप जैसी होगी। 55 कैंक्री ई जो अर्थ के मुकाबले 2 गुना बड़ा है। ये 41 लाइट ईयर्स अवे है कैंसर कॉन्स्टेलेशन से, और ये काफी फेमस है एक चीज के लिए। दरअसल इस प्लैनेट का 1/3 हिस्सा डायमंड से कवर्ड है, वो जो बेसिकली अपने एटमॉस्फेरिक कार्बन पर अपने पेरेंट स्टार की हीट और प्रेशर से बनता है। तो फिर इसका मूल्य कितना होगा, आप सोच भी नहीं सकते। $26.9 मिलियन, जो कि 26.9 फॉलोड बाय 30 zeros है। क्यों चौंक गए? तो आम इंसान की भाषा में बोले तो हमारी अर्थ की जीडीपी 2019 में थी $142 ट्रिलियन, जिसका मतलब है कि डायमंड स्टडड ये प्लैनेट अर्थ की जीडीपी के मुकाबले 200 क्वाड्रिलियन टाइम्स ज्यादा है। और इतना ही नहीं, हमारे देश का सारा कर्जा ये प्लैनेट सिर्फ 0.2% में चुका सकता है। वाह, तो कब जाएं इस प्लैनेट पर? जल्दी तो चलो। TRES-2b कालू, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। काश 2014 की डिस्कवरी वैंटा ब्लैक को भी देखकर हम यही कह सकते। इस पर बसा हुआ प्लैनेट TRES-2b ऐसा है जो 99.965% लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, जो गैलेक्सी में गुमसुम चुप चुप करके अब तक अपनी जगह बनाए हुए है, और इसका नाम है TRES-2b। हमारे सोलर सिस्टम से 750 लाइट ईयर्स अवे ये प्लैनेट ड्रैको कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन TRES-2b प्लैनेट अब तक का सबसे डार्केस्ट प्लैनेट माना गया है, जो सिर्फ 1% ही लाइट देता है। इसे चमत्कार ही कह लीजिए कि इतना डार्क होने के बावजूद हमने इसे खोज लिया। पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि आखिर ये प्लैनेट इतना डार्क क्यों है, जो फिर हमें अपना सर खुजलाने पर मजबूर कर देता है कि अगर ये डार्क प्लैनेट है तो सोचिए अर्थ के आजू बाजू कितने डार्क प्लैनेट्स होंगे, और हमने अब तक इसे खोजा क्यों नहीं। क्वाइट मिस्टीरियस, हाँ। HD 189733b कांच की बारिश। हमसे 64.5 लाइट ईयर्स अवे ये प्लैनेट वल्पेक्युला नाम के कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है, और ये प्लैनेट हमारी लिस्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। HD 189733b एक ऐसा प्लैनेट है जहां कांच की बारिश होती है, वो भी सीधे नहीं, साइडवेज, वो भी 7 times देन द स्पीड ऑफ साउंड। सोचिए, ये सच है। इस गुरूर वाले प्लैनेट की विंड्स 5400 माइल्स पर आवर तक जाती है, जिस वजह से यहाँ बारिश सीधे नहीं तिरछी होती है। बेसिकली एक सिलिका कॉन्सेंट्रेटेड एटमॉस्फेयर इस प्लैनेट के बादलों में मोल्टन ग्लास पैदा करता है, जो सख्त होकर गिरता है। तो जब अगली बार आप बारिश में छम छम करे तो याद रखना, गॉड को थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि पानी कांच की बारिश से तो बेटर है। Kepler-16b सच का टैटूइन। क्या आपको टैटूइन प्लैनेट याद है, जो लेजेंडरी ल्यूक स्काईवॉकर का घर था इन स्टार वॉर्स, जो 2 स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिससे एक बाइनरी सिस्टम बनता है। अगर हम कहें कि रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी प्लैनेट एग्जिस्ट करता है तो क्या विचार होंगे आपके। Kepler-16b जो हमसे 200 लाइट ईयर्स अवे है, वो साइग्नस कॉन्स्टेलेशन जो हमारी वेरी ओन मिल्की वे में है उसका हिस्सा है, और यही प्लैनेट बाइनरी 2 स्टार सिस्टम के अराउंड रिवॉल्व करता है, जस्ट लाइक टैटूइन। लेकिन दोस्तों, यहाँ स्टार वॉर्स की तरह ड्रॉइड्स नहीं मिलेंगे। जी हाँ, भले ये टैटूइन जैसे दिखे, लेकिन Kepler-16b पर लाइफ सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ इस एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, मीथेन और छोटी तादाद में हीलियम पाए जाते हैं। WASP-12b अंडे का फंडा। ये प्लैनेट भी ऑलमोस्ट TRES-2b की तरह दिखता है, लेकिन यही उसकी मेन यूएसपी नहीं है। हमसे 1410 लाइट ईयर्स दूर ये कॉन्स्टेलेशन ऑर्गिया का हिस्सा है। WASP-12b ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स बड़ा है जुपिटर से। ये काफी नीडी भी है, क्योंकि ये अपने पेरेंट स्टार के बहुत क्लोज है, अराउंड 2,115,000 माइल्स अवे। इसके पेरेंट स्टार की ग्रेविटी इस प्लैनेट को स्ट्रेच कर देती है, जिस वजह से इसका आकार अंडे जैसा हो जाता है। Gliese 581c
कागार पर टिके रहो। हमसे 20 लाइट ईयर्स अवे ये प्लैनेट लिब्रा नाम की कॉन्स्टलेशन में है, जो काफी कुछ मिलता जुलता है COROT-7b से। इसका नाम है ग्लीस 581c। ये प्लैनेट भी अपने पेरेंट स्टार से टाइटली लॉक्ड है और काफी डुअल फेस्ड है। एक तरफ यहाँ तेजदार गर्मी पड़ती है तो दूसरी तरफ सन्नाटे वाली ठंड। पर एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों प्लैनेट में। एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते हैं कि अर्थ जैसी यहाँ भी जिंदगी खिलखिला सकती है। तो क्या ये सच में पॉसिबल है? आंसर आपको सरप्राइज कर देगा। दरअसल दो एक्सट्रीम वेदर्स के बीच जिंदगी एक छोटी सी स्ट्रिप पर बसती है, जिसे टर्मिनेटर जोन कहा जाता है, जिसका टेम्परेचर बस सही है लाइफ सपोर्ट के लिए। WASP-17b एक बड़ा गोला। इस प्लैनेट को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम समझाने जाए तो सरप्राइज निकल जाएगा। स्कॉर्पियस नाम के कॉन्स्टलेशन में बसा ये प्लैनेट 550 लाइट ईयर्स दूर है हमसे। WASP-17b अतरंगी प्लैनेट है। इतना अतरंगी प्लैनेट है ये कि आज तक हम फिगर आउट नहीं कर पाए हैं कि आखिर ये ऐसा बिहेव क्यों करता है। तो आखिर इस प्लैनेट में ऐसा क्या अजीबोगरीब है, चलिए जानते हैं। पहले तो ये जुपिटर के मुकाबले 2 गुना बड़ा है, लेकिन बड़ा मतलब इसका मास सिर्फ आधा ही है, जिस वजह से यहाँ की डेंसिटी काफी लो है। इस वजह से इसे बड़ा गोला कहते हैं। दूसरी और बात भी बहुत अजीब है, ये अपने पेरेंट स्टार के आसपास सीधा नहीं बल्कि रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में घूमता है, मतलब बैकवर्ड्स घूमता है। वैसे इस प्लैनेट ने काफी आर्ग्यूमेंट्स को भी बढ़ावा दिया है। ग्लीस 1214b पानी का प्लैनेट। क्या आपको मूवी इंटरस्टेलर में पानी वाला प्लैनेट याद है? ये काफी सिमिलर है उससे। हमसे 48 लाइट ईयर्स अवे ये प्लैनेट ओफ्यूक्यूअस कॉन्स्टलेशन में बसा है। ग्लीस 1214b एक विशाल वाटर वर्ल्ड है, 3 गुना बड़ा अर्थ से, जिसमें इसका पानी इसके 10% ऑफ मास को कंट्रीब्यूट करता है। अगर कंपेयर करें तो अर्थ के पानी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.05% मास ही है। तो सोचिए अगर आप यहाँ स्विमिंग करने निकले तो क्या हाल होगा। कहा जाता है कि ग्लीस 1214b के ओशंस की डेप्थ 1600 किलोमीटर्स की है। आपको अर्थ लैंग्वेज में कहें तो अर्थ का ओशन मैरियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर डीप है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए हमने तो अब तक सिर्फ 5% ही पानी के अंदर रहने वाली स्पीसीज को समझा है। सोचिए इस वाटर प्लैनेट में कितने अजीबोगरीब जानवर होंगे। ब्रायन ग्रीन ने एक बार कहा था, साइंस एक प्रक्रिया है जो हमें भ्रम से समझने तक ले जाती है। आप उनको समझा नहीं भाई। जैसा कि साइंस ने सभी के लिए लगभग सब कुछ आसान बना दिया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वेलकम टू क्यूरियस बंदी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटे। आज जानिए 10 ऐसी चीजों के बारे में जो साइंस नहीं समझ पाई है। नंबर 10, द प्लेसिबो इफेक्ट। जब हम बीमार पड़ते हैं तब दवाई खाते हैं। जब वैज्ञानिक एक दवा का परीक्षण कर रहे हैं तो वो अक्सर अपने कुछ रोगियों को प्लेसिबो देते हैं, जो वास्तविक चिकित्सा के लिए एक विकल्प है। बोले तो गोली की जगह चूरन मिलता है, चूरन। हालांकि पाया गया है कि कुछ रोगियों ने केवल एक प्लेसिबो के लिए उतनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की है जितनी उन्हें वास्तविक दवा के लिए होगी। जो दवा ले रहा है ना, उसको लगता है कि वो असली में दवा ले रहा है और वो ठीक हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। नंबर 9, मैग्नेट्स के 2 एंड्स क्यों होते हैं? अगर आप किसी बार मैग्नेट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि उनके पास नॉर्थ और एक साउथ पोल दोनों हैं। अगर आप मैग्नेट के छोटे छोटे टुकड़े कर दे तब भी ऐसा ही होगा। भाई ये सुनकर ना मेरा आत्म संतुलन टुकड़े टुकड़े में हो गया। नंबर 8, सूरज इतना गर्म क्यों है? क्योंकि उधर ना ठंडा पड़ता ही नहीं भाई। सूरज विशाल है और उसका डायामीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 109 गुना है। सूर्य का कोरोना, इसका बाहरी वातावरण 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आमतौर पर हमारे सूर्य के समान तारा एक बहुत ही ठंडा कोरोना है। भाई इस कोरोना ने तो सूरज को भी नहीं छोड़ा, वहाँ के लोगों की भी दुर्गति हो गई है। गो कोरोना गो। नंबर 7, ग्रेविटी। न्यूटन ने सैकड़ों साल पहले भी हमें ग्रेविटी के बारे में बताया था, जब एक सेब उसके सिर पर गिरा था। भाई अच्छा वो नारियल के पेड़ के नीचे नहीं बैठा था, नहीं तो वाट लग जाती। ग्रेविटी काम कैसे करती है इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। भाई इस ग्रेविटी का ना ग्रीन टी से जरूर कोई कनेक्शन है, कहीं कि दोनों के कंज्यूम करने के बाद आदमी हल्का हो जाता है। नंबर 6, ड्रीम्स। साइंस अभी भी ये नहीं समझ सकता कि मनुष्य सपने क्यों देखता है, क्योंकि जो हकीकत में नहीं कर सकता ना, वो सपने में कर सके। साइंस अब तक ड्रीम्स का मतलब भी नहीं बता पाई है। और भाई लोग ना सपने में भी नहीं सोच सकते कि सपने में जो आता है उसका सपने का मतलब क्या है, कोई प्रूफ ही नहीं है। अब चलते हैं नंबर 5 पर,
मैमथ्स कहाँ पर हैं? लाखों साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे। यहाँ तक कि 10,000 साल पहले ओनी मैमथ मनुष्य के शुरुआती दिनों में थे। लेकिन अब कोई विशाल मैमथ क्यों नहीं है? क्योंकि धरती पे रहने का ना उनका मन में मत ही नहीं बना होगा। उनके विलुप्त होने की कई सारी थ्योरीज हैं। मनुष्य उनका इतना शिकार किया करते थे कि वो पूरी तरह से खत्म हो गए। या फिर ये भी हो सकता है कि धरती पे ऐसा कुछ हुएला होगा जो उनको जमाइच नहीं होगा, इसीलिए वो फिनिश हो गए। ये बताओ कि कौन सी चीज रियल हो के भी रियल नहीं है? तुम बताओ। नारियल। नंबर 4, कंपास काउस। क्या आपने कभी गाय को खाते हुए देखा है? वो अक्सर सर नीचे झुकाकर घास चबाती है और हमेशा उत्तर या दक्षिण की ओर मुंह करती है। शायद पूरब पश्चिम में ना उनको एसिडिटी होता होगा भाई। नंबर 3, यॉर्निंग। यॉर्निंग करना वाकई अजीब है। कहते हैं कि यॉर्निंग करना एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसकी वजह है पूरी तरह ऑक्सीजन ना मिलना। पर अभी तक किसी को यह समझ में नहीं आया कि किसी को यॉर्निंग करते देखकर अपन को ऐसा क्यों लगता है। वो खरबूजा थोड़ी है जो उसको देखकर रंग बदलेंगे। नंबर 2, ASMR। ASMR या ऑटोनोमस सेंसरी मीडियम रिस्पॉन्स। स्टडी से पता चलता है ना कि सभी उम्र और बैकग्राउंड के लोगों को ना इसके माध्यम से समान अटेंशन अनुभव होता है। अटेंशन नहीं, सेंसेशन। अब जरा ध्यान से सुन। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स कॉप्स। मनुष्य अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स जीव है। आपके और मेरे जैसे ना लगभग 20,000 विभिन्न जीन है और उसी की वजह से ना आप डाइवर्स और वंडरफुली कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है भाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपसे और मुझसे ज्यादा जेनेटिकली कॉम्प्लिकेटेड कौन है? वो है टमाटर। टमाटर की 30,000 जीन्स होती हैं और आलू की 39,000। क्यों? क्योंकि ना टमाटर ना स्मार्टर है और आलू ना दयालु है। दोनों का ना अपना ही फंडा है जिसके कारण इतने सारे स्पीशीज है भाई। हमारे अलावा दुनिया में और भी चीजें हैं जो हमसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। अब भाई लोग अपने कॉम्प्लेक्स में आने का यानी कि आपने ना चैनल को सब्सक्राइब करने का। क्यूरियस बनती बजाओ अपने ज्ञान की घंटे। हमारी ग्रह पृथ्वी जीवन का एक सुंदर उदाहरण है। यहाँ है इंसान, जानवर, रेप्टाइल्स, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे। क्या आपको लगता है कि हमारे जैसा कोई दूसरा ग्रह है या आपको लगता है कि एलियंस मौजूद हैं? क्या बात कर रहे हो भाई, अपना जादू। वेलकम टू क्यूरियस बनती बजाओ अपने ज्ञान की घंटी। देखिए टॉप पीसेस ऑफ एविडेंस दैट एलियंस एग्जिस्ट। नंबर 10, केव पेंटिंग में एलियंस के प्राचीन एविडेंस। चीन नहीं बोलने का पब्लिक बैन कर देगी। भारत के कुरामा क्षेत्र में पाई जाने वाली 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग में नुकीले एलियंस और एक एंटीना वाली वस्तु को दर्शाया गया है जो यूएफओ जैसा दिखता है। यूएफओ यानी पुराने जमाने का प्लेन। नंबर 9, द यूएफओ पेंटिंग और आर्ट हिस्ट्री एलियंस। रेनेसांस के दौरान कई अवसरों पर कला के कामों में भयानक यूएफओ आकार दिखाई देता है। ये मडोना है जिसमें सेंट जियोवानिनो को भी यूएफओ पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। ये 15वीं शताब्दी में इटालियन आर्टिस्ट डोमिनिको गैलेंडायो द्वारा चित्रित सबसे पसंदीदा पेंटिंग है। आइए अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। नंबर 8, नाज़का लाइन्स। दक्षिणी पेरू में स्थित नाज़का लाइनें रेगिस्तान रेत में खोदी गई 10,000 से अधिक लाइनों का एक कलेक्शन है। वहाँ जानवरों, आकृतियों और पौधों को दर्शाती विभिन्न छवियों के लगभग 300 भू आकृति यानी जियोग्लिफ्स बने हैं। भाई मैं बोलूं क्या? भाई इन जियोग्लिफ्स का ना इंटरेस्टिंग पार्ट था इनका स्ट्रक्चर। और ये 9 किलोमीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा था भाई। ऐसा माना जाता है कि इन नाज़का रेखाओं को एरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया होगा और बनाने में एलियन जिम्मेदार रहे होंगे। भाई बनाने वाले को इतने साल हवा में लटकना पड़ा होगा ना, बोले तो हैंगिंग। नंबर 7, क्रॉप सर्कल्स। क्रॉप सर्कल्स को कई लोग बहुत ही आधुनिक घटना मानते हैं। भाई गोले पे गोला बना डाला था। हालांकि सार्वजनिक रूप से पहला रिकॉर्ड किया गया क्रॉप सर्कल 1678 में स्कॉटलैंड था जिसे डेविल सर्कल कहा जाता था। यानी कपिल देव का सर्कल भाई। क्रॉप सर्कल्स अक्सर डिजाइन में बड़े और पेचीदा होते हैं। भाई तो बनाने वाले के ड्राइंग में केमिकल लोचा होएगा ना भाई। आप उनका लकी नंबर 6, फू फाइटर्स। ये बैंड है ना भाई? नहीं बैंड नहीं। आप सोच रहे होंगे कि फू फाइटर नाम कहाँ से मिला होगा, है ना? भाई आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। फू फाइटर विश्व युद्ध 2 के दौरान मित्र देशों के विमान पायलटों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था जिसका अजीब तरह के हवाई नजारों का वर्णन करने के लिए किया गया था, जिन्हें विभिन्न वर्जन्स में चमकने वाली चीजों को यूएफओ माना जाता था। यानी दिवाली जैसी लाइटिंग। रिसर्चर्स के हिसाब से फू फाइटर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटना के रूप में समझाया जा सकता है। जोर के झटके से हर कोई सब कुछ समझ जाते हैं भाई। तो सर्किट, चल अब चलते हैं नंबर 5 पर, यानी फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस? भाई कोई मर्डर का सीन है क्या? यूएफओलॉजी में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां एक यूएफओ के साथ फिजिकल इंटरैक्शन होता है। ये एक लैंडिंग मार्क, डैमेज्ड वेजिटेशन या अजीब अवशेष हो सकता है।
कहीं कहीं तो 3,500 से लेकर 5,000 तक ट्रेस केस हैं। भाई ये केस तो बहुत लंबा और बड़ा भी है। यूएफओ से संबंधित इन ट्रेस मामलों को झांसे के रूप में खारिज किया जा सकता है। भाई ये यूएफओ ट्रेस का केस अपने को बाउंसर जा रहा है भाई। नंबर 4 पे प्रोजेक्ट साइन। प्रोजेक्ट साइन यूएफओ की जांच के लिए यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के तहत एक इन्वेस्टिगेशन था, लेकिन पुलिस ने इन लोगों के साथ वही किया जो अपन लोगों के साथ करता है, इन्वेस्टिगेशन रोक दी। लेकिन ये 13,000 बार देखी गई और 700 बार इनकी स्टडी की गई और उनमें से एक को अजीब मौसम या मैनमेड ऑब्जेक्ट नहीं समझा जा सकता था और अंत में सरकार को बताना पड़ा कि ये गायब हो गए हैं। यानी गायब या कुछ नहीं और ग्लास थोड़ा बड़ा है ना। भाई नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 पे है एरिया 51। 52 होता था ताश की गड्डी हो जाती। एरिया 51 कई वर्षों से मुख्य रूप से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के कारण कई षड्यंत्र सिद्धांतों का उद्देश्य रहा है। यानी डू नॉट डिस्टर्ब वाली जगह। बिल्कुल सही बोले सर्किट। इसका उपयोग सैन्य लड़ाकू जेट और ड्रोन के डिजाइन और निर्माण के लिए किया गया था। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ खोज का काम यानी रिसर्च का काम अब भी जारी है। आगे भाई आगे। वैसे तो यहाँ रिसर्च होती रहती है, लेकिन नवाडा आने वाले लोगों के लिए ये एक परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस बन गई है, इसीलिए यहाँ का टूरिज्म अच्छा चल रहा है। मार्शियंस हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी तो शर्मा जी है ना। नहीं, जब हम एलियंस के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम मार्शियंस के बारे में सोचते हैं। जादू भी वही रहता है भाई। अलौकिक जीवन के लिए मंगल की ओर देखने का हमारा मुख्य कारण ये है कि ये कुछ इसी तरह के वातावरण के साथ हमारे अपने ग्रह के सबसे करीब है। मुख्य समानता ये है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी था। जैसे सैलरी आते ही गायब हो जाती है, पानी भी गायब हो गया भाई। 2017 में क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर बोरॉन की उपस्थिति का पता लगाया और बोरॉन एक ऐसी चीज है जिसे जिंदगी के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट माना जाता है। नंबर 1, द ड्रेक इक्वेशन। एस्ट्रोनॉमन फ्रैंक ड्रेक ने उन ग्रहों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक ऐसी इक्वेशन बनाई जो जीवन की मेजबानी और हमसे बात करने लायक थे। 1961 में उन्होंने 7 फैक्टर्स को देखते हुए इस इक्वेशन को साथ रखा, जिसमें कितने तारे सोलर सिस्टम में हैं, उन सितारों के अंदर कितने ग्रह हैं जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं और कितने ग्रह बुद्धिमान जीवन का निर्माण कर सकते हैं। ड्रेक तो बिना ब्रेक के खोज करता था। ड्रेक के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10,000 संभव बुद्धिमान प्रजातियां हैं। बाप रे बाप। सब कुछ एक साथ देखने से वास्तव में ये साबित करने के लिए बहुत ठोस सबूत नहीं है कि एलियंस मौजूद हैं। हालांकि मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे कि हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वहाँ काफी कुछ है। क्यूरियोसिटी। दुनिया में आते ही हम ये सोचने लगते हैं कि क्या और भी कोई दुनिया है, क्या वो ऐसी ही दिखती है, क्या वहाँ लाइफ पॉसिबल है। इन्हीं सब के आंसर्स ढूंढने के लिए 6 ऐसी एजेंसीज बनी हैं जो इन जवाबों को हमारे लिए खोज रही है। Roscosmos, the Russian Space Agency; CNSA, the Chinese National Space Agency; JAXA, the Japanese Aerospace Exploration Agency; ESA, the European Space Agency; NASA, the National Aeronautics and Space Administration; ISRO, the Indian Space Research Organization. और आज 2 वर्ल्ड फेमस एजेंसी इसरो और नासा की इम्प्रेसिव अचीवमेंट्स और काम को जानने की कोशिश करेंगे। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी है जिसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। इस एजेंसी का मोटिव ये है कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी को ऐसे डेवलप करे जिससे वो दूसरे प्लैनेट, स्टार्स इन सब तक पहुंच पाए और वहां प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च कर पाए। ये एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर बनाया गया था 1969 में, जिसके हेड मिस्टर विक्रम साराभाई जो कि एक फेमस इंडियन फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि प्रेसिडेंट आइजनहावर ने 29 जुलाई 1958 में बनाई थी। ये एजेंसी यूएस के फेडरल यानी संघीय गवर्नमेंट का एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है। अमेरिका के हर स्पेस एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार इस एजेंसी नासा के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है। वैसे तो इसरो का सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट पूरी तरह से इंडिया में डिजाइन हुआ था, पर उसे लॉन्च करने के लिए सोवियत यूनियन की कॉस्मोस 3M रॉकेट की जरूरत पड़ी थी। वैसे इंडिया ने जल्द ही एक लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 तैयार भी कर लिया था, जिससे 1980 में सैटेलाइट रोहिणी को स्पेस में लॉन्च किया गया और ये इंडिया की सबसे पहली सेल्फ मेड सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल बने। नासा का सबसे पहला सैटेलाइट पायनियर 1 था, जिसे नासा के बिजनेस क्वार्टर्स खुलने के 10 दिन बाद 1 अक्टूबर 1958 में लॉन्च किया गया। वैसे ये बहुत सारे फील्ड अटेम्प्ट्स के बाद पॉसिबल हुआ था, जो कि NACA या नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ एरोनॉटिक्स के अंदर किया गया था। एक तरफ नासा जो कि 2 चीजों के लिए जानी जाती है, अपनी टॉप क्लास स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए और फिर अपने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के लिए, जिसके लिए इसे बहुत सारे मटेरियल्स बाहर की एजेंसी से खरीदने पड़ते हैं।
दूसरी तरफ इसरो अपने मिशन को कम से कम बजट करने के लिए जानी जाती है और तो और उनका एम यही है कि दाम कम काम ज्यादा। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि वो सारे सैटेलाइट्स और रॉकेट्स इंडिया में ही तैयार कर लेते हैं। पूरी दुनिया की एजेंसीज में से सबसे ज्यादा बजट नासा के पास है। उनका 2020 में $22.6 बिलियन बजट था, जो कि पिछले साल से 5% ज्यादा है। और इसरो का बजट इस मुकाबले बहुत कम है। 2020 में सिर्फ $1.8 बिलियन बजट था इनका, जो कि नासा के बजट से 10% कम है। और यही बात इसरो के अचीवमेंट्स को इम्प्रेसिव बनाती है। बहुत कम बजट होने के बावजूद भी इसरो ने 111 स्पेसक्राफ्ट मिशन और 80 लॉन्च मिशंस किए हैं, जबकि नासा ने इंसानों के साथ 200 से ज्यादा सक्सेसफुल मिशंस और बिना इंसानों के 1000 सक्सेसफुल मिशंस किए हैं। इसरो के पास 4 तरह के सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं जो अभी भी इस्तेमाल होते हैं। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV-M की थर्ड साउंडिंग रॉकेट्स। नासा के पास 10 लॉन्च व्हीकल्स अवेलेबल हैं, उनके पेलोड्स को लॉन्च करने के लिए, जिनके नाम है PSLVs, Atlas V, Saturn V, Falcon 9। इसरो की इस कम बजट वाली स्ट्रैटेजी ने यहाँ कुछ इंप्रेसिव काम किए हैं। चंद्रयान 1 इंडिया का पहला ल्यूनर प्रोब अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ, जिसने चांद के एक्सोस्फीयर पर पानी की खोज में बहुत अहम भूमिका निभाई। इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मंगलयान भी कहा जाता है, वो सबसे पहला मार्स मिशन बना जो सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में घुसा, वो भी अपने पहली अटेम्प्ट में, जिसका कॉस्ट बिल्कुल कम $74 मिलियन था। इसरो ने फरवरी 2017 में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स एक सिंगल रॉकेट की मदद से सक्सेसफुली स्पेस में लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी तोड़ा। PSLV C-37 रॉकेट को यूज करके एक स्टैगरिंग 104 सैटेलाइट सन के सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी उस प्लैनेट के अराउंड जो ऑर्बिट है, उसमें लॉन्च किया गया। हालांकि रिकॉर्ड बस एक ही एजेंसी ने सरपास किया, जिसका नाम SpaceX है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। SpaceX ने जनवरी 2021 में Falcon 9 रॉकेट पर 143 सैटेलाइट्स लॉन्च किए, जो कि वाकई काबिले तारीफ थी। नासा हमेशा से एक पायनियर रहा है स्पेस रिलेटेड चीजों के लिए। शायद नासा का सबसे आइकॉनिक अकम्प्लिशमेंट तब सामने आया जब उन्होंने सबसे पहले इंसानों को चांद पर उतारा। मिलियन लोग इस मिशन की ओर ड्रॉन थे जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बस ऑल्ड्रिन चांद पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने। उसके बाद से नासा ने 10 और एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा है। नासा के वॉयेजर मिशंस ने स्पेस प्रोब्स वॉयेजर 1 और 2 को लॉन्च किया ताकि वो हमारे सोलर सिस्टम के आउटर लिमिट्स के बारे में पढ़ सके। इंटरस्टेलर स्पेस में घुसने वाले ये एकमात्र ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंसान है। वॉयेजर 1 और 2 43 ईयर्स से अब तक ऑपरेशनल है, जिनको 1977 में लॉन्च किया गया था। इस डिवाइस से ही हमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की कुछ बेहद शानदार फोटोज मिले हैं। रेड प्लैनेट यानी मार्स की खोज को तो आप सारे जानते ही हैं। ये पूरी दुनिया की एजेंसीज के सबसे पसंदीदा मिशन बन गया है, जब से पता चला है कि उस प्लैनेट पर कभी लिक्विड हुआ करता था। 2020 में लॉन्च किया गया परसिवेरेंस रोवर सबसे लेटेस्ट रोवर है जो मार्स की जमीन पर उतरने में पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। 1997 में पाथफाइंडर रोवर सबसे पहला कदम था मार्शियन सॉइल पर। आने वाला कल हमें कई इंटरेस्टिंग मिशन दिखाने वाला है। इसरो का आदित्य L1 इंडिया का सबसे पहला मिशन बनेगा जो सन को स्टडी करेगा। गगनयान मिशन के मुताबिक इंडिया ने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। मंगलयान की सक्सेस के बाद इसरो ने अपनी दूसरी मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में अनाउंस किया है, जो जल्दी शुरू होगा। शुक्रयान 1 जो कि इसरो का प्लान्ड ऑर्बिटर मिशन है, वो वीनस की सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। वही नासा यूरोपियन और कनेडियन एजेंसीज के साथ जेम्स वेब टेलीस्कोप पर काम कर रहा है, जो अब तक की सबसे बड़ी पावरफुल और कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप होगी। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन जुपिटर के मून यूरोपा के बारे में स्टडी करेगा, जिससे लाइफ पॉसिबिलिटी को लेकर काफी मजबूत एविडेंस दिखाए हैं। ल्यूनार गेटवे नासा का ल्यूनार ऑर्बिट स्पेस स्टेशन, कम्युनिकेशंस हब, साइंस लैब, शॉर्ट टर्म हैबिटेशन, मॉड्यूल और रोवर्स, रोबोट्स के लिए होल्डिंग एरियाज के तौर पर सर्व करेगा। नासा आर्टेमिस मिशन के एक पार्ट के रूप में मार्स के मिशन की तैयारी करने के लिए चांद पर एक स्टेबल प्रेजेंस भी फॉर्म करेगा, और ये मिशन हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नई इरा की शुरुआत कराएगा। कभी कभी बिलीव नहीं होता कि हम इंसान इतने आगे पहुंच गए हैं कि ह्यूमन लाइफ को आगे कैसे पहुंचाना है इसके बारे में खोज कर रहे हैं। इन एजेंसीज का अल्टीमेट गोल हम इंसानों का स्पेस, स्टार्स और अलग अलग प्लैनेट्स की खोज, इन पर ध्यान और ज्ञान बढ़ाना है, जिससे हमेशा ह्यूमैनिटी का फायदा हो। हर कोई गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन ने इसकी खोज कैसे की थी इसके बारे में जानता है, और हाँ, हम ये भी जानते हैं कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण अलग तरीके से काम करता है। पहली जगह है मिस्ट्री स्पॉट इन सांता क्रूज, कैलिफोर्निया। अगर इसके नाम में मिस्ट्री है तो क्या हम इसके बारे में नहीं जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे।
चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। इस जगह की खोज 1939 में कैलिफोर्निया के सांता क्रूज के जंगलों के पास जॉर्ज प्राथर नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड महसूस की, लेकिन सिर्फ 150 स्क्वायर फीट की दूरी तक। यहाँ पानी एक ऊपर की दिशा में बहता है। कंपास का तीर लगातार घूमता रहता है और कोई भी व्यक्ति बिना गिरे एक एंगल पर खड़ा रह सकता है। जी हाँ, अगर आप इस चीज को महसूस करना चाहते हैं तो आपको इस जगह पर एक बार जरूर जाना चाहिए। दूसरी जगह है वाटरफॉल एट द फैरो आइलैंड्स। लेकिन हम एक झरने के बारे में क्या जानते हैं? यही कि झरने का पानी नीचे की ओर गिरता है। सही कहा, लेकिन क्या आपने ऐसा झरना सुना है जो ऊपर की ओर बहता हो? बिल्कुल, फैरो आइलैंड्स का यह झरना ऊपर की ओर बहता है। फैरो आइलैंड्स स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच अटलांटिक महासागर में स्थित है। झरने का ऊपर की ओर बहने का मुख्य कारण ऊपर की ओर बहने वाली तेज हवाएं हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होती हैं। तीसरे नंबर पर हैं गोल्डन रॉक, म्यांमार। क्या आपने कभी किसी पत्थर को पहाड़ के किनारे बिना किसी हलचल के खुद को संतुलित करते हुए देखा है? अगर आप म्यांमार गए हैं तो आपने इसे देखा होगा। वहाँ सोने की परत से ढका हुआ एक शिलाखंड है जो कि माउंट काइटियो की चोटी और पगोडा पर स्थित है। उसकी सबसे खास बात यह है कि वो सिर्फ एक किनारे पर टिका हुआ है और जब भी आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो कभी भी गिर सकता है, लेकिन वो कई सदियों से ऐसा ही है। ये एक बौद्ध तीर्थ स्थल है और ऐसा कहा जाता है कि वो पत्थर बुद्ध के सिर्फ एक बाल की वजह से टिका हुआ है। अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहां हमें गुरुत्वाकर्षण का कमाल जरूर देखने को मिलेगा। चौथे नंबर पर है तुलसी श्याम, गुजरात, इंडिया। हमने भारत के लेह और कनाडा के मैग्नेटिक हिल के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन गुजरात में प्रसिद्ध गिर जंगलों के पास तुलसी श्याम क्षेत्र के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी श्याम में अगर कोई अपनी कार न्यूट्रल पर छोड़ देता है तो गाड़ी खुद ब खुद ऊपर चढ़ने लगती है, वो भी लगभग 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ऐसा ही कई वस्तुओं जैसे कि गेंद के साथ भी होता है, वो भी ऊपर जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जगह की संरचना और परिवेश के कारण एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा होता है और हम धोखा खा जाते हैं। कैसा हो अगर आप अपने बचपन के खूबसूरत पलों को फिर से जी ले तो? कैसा हो अगर आपको अभी ये पता चल जाए कि आप बूढ़े होने के बाद कैसे लगेंगे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम गुजरे दिनों या आने वाले दिनों की झलक देख सके? क्या टाइम ट्रेवल मुमकिन है? वैसे सच तो ये है कि हम सभी टाइम ट्रेवल करते हैं, हालांकि इस बात पर पूरी तरह से दावा नहीं किया जा सकता। सभी वैज्ञानिक ये नहीं मानते कि टाइम ट्रेवल मुमकिन है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये खतरनाक है और यदि कोई व्यक्ति इसे करने की कोशिश करता है तो ये घातक हो सकता है। लेकिन इस क्यूरियस पंथी वाले सवाल ने मेरी तो नींद ही उड़ा दी है, तो इसका जवाब जानने के लिए हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को अभी सब्सक्राइब करें। 20वीं सदी के एक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी नाम की एक थियोरी बनाई थी। आइंस्टाइन की इस थियोरी के अनुसार समय का तेज या धीमा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज के समक्ष कितना तेज चल रहे हैं। जितना तेजी से हम अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, उतनी ही धीमी गति से हम समय में यात्रा यानी टाइम ट्रेवल करते हैं। चलिए अब स्पेशल रिलेटिविटी को ट्विन पैराडॉक्स के उदाहरण के जरिए समझते हैं। ट्विन पैराडॉक्स जैसे प्रयोग स्पेशल रिलेटिविटी को समझने के लिए बनाए गए हैं, जिनमें 2 जुड़वा भाई शामिल हैं, जैक और जॉन। जॉन ने फैसला किया कि वो अंतरिक्ष में जाएगा, वो भी तेज रफ्तार से चलने वाले रॉकेट में, और दूसरा भाई जैक यहीं नीचे रहने का फैसला करता है। मान लीजिए इस वक्त दोनों की उम्र 15 साल है। जब जॉन ने पृथ्वी से एक अंतरिक्ष यान में बैठकर जाने का फैसला किया तो उस यान की रफ्तार लाइट की स्पीड की 99.5% थी, जो शायद अब इस दौर में मुमकिन नहीं है। और वहां जाकर जॉन ने अपने सिर्फ 5 जन्मदिन बनाए। तो जब वो 20 साल का हुआ तो अपने घर लौटा और उसने देखा कि उसका भाई जैक अब 65 साल का हो गया है और अपने पोते पोतियों के साथ मजे कर रहा है। क्योंकि जॉन के लिए समय बहुत धीरे चला, इसलिए उसने सिर्फ 5 जन्मदिन मनाए। और वहीं उसका जुड़वा भाई जैक अपने 50 साल भी पूरे कर चुका था। है ना मजेदार? लाइट की स्पीड के करीब जॉन अपने स्पेसशिप में था और अपने जुड़वा भाई के मुकाबले बहुत धीरे उसकी उम्र बढ़ रही थी। लेकिन क्या ये सच में टाइम ट्रेवल है? शायद उस तरह नहीं जैसे हम सोचते हैं, लेकिन अंतरिक्ष और समय की बात करें तो ऐसा ही होता है। तो अगर जॉन का सफर 2003 में शुरू हुआ तो सिर्फ 5 सालों में ही वो 2053 में पहुंच गया और वहीं जैक को 50 साल लग गए।
इसका मतलब ये हुआ कि जॉन टाइम ट्रेवल कर रहा था। अब तक हमने आने वाले समय के टाइम ट्रेवल की बात की है, लेकिन क्या समय में पीछे जाना मुमकिन है? टाइम ट्रेवल के बारे में सुनकर दिमाग हिल जाता है। कैसा हो अगर आप समय में पीछे जाएं और अपने मम्मी पापा को मिलने ही ना दें? लेकिन अगर वो मिलेंगे ही नहीं तो आप पैदा कैसे होंगे? और अगर आप पैदा ही नहीं होते तो समय में पीछे जाकर उन्हें एक दूसरे से मिलने से कैसे रोकते? ऐसे कई पहलू हैं जो हमें इस बात का कारण देते हैं कि समय में पीछे जाना क्यों संभव नहीं है। आइए जरा उन पैराडॉक्स या पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए आप समय में पीछे चले गए हैं और अपने दादाजी की जान ले ली है, तो अब आपके पापा का जन्म नहीं होगा और ना ही आपका होगा। तो अगर आप पैदा ही नहीं होंगे तो आपके दादाजी को कौन मारेगा? क्यों? बज गई ना ज्ञान की घंटी। हिटलर पैराडॉक्स। आपने टाइम ट्रेवल किया और पीछे चले गए, उसके बाद आपने हिटलर को मार दिया। इतिहास बदल जाएगा और अब हिटलर भी नहीं होगा। तो जब हिटलर ही नहीं होगा तो आपको समय में पीछे जाने की जरूरत ही क्या है? इन्फिनिट लूप पैराडॉक्स। एक आदमी समय में पीछे जाता है और एक औरत से शादी करता है। उसके बाद वो हाल के समय में वापस आ जाता है और अब वो औरत गर्भवती है और उसका एक बच्चा भी हो गया। सालों बाद वही बच्चा समय में वापस जाता है और उसी औरत से शादी करता है। तो अब ये सोचना मुश्किल है कि कौन बेटा है और कौन बाप है। अगर ये सारे वैज्ञानिक सही हैं तो ऐसा टाइम ट्रेवल करने से पैराडॉक्स हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें जवाब मिल गया, पिछले समय में वापस जाना मुमकिन ही नहीं है। तो अगर सवाल ये है कि क्या फ्यूचर का टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, तो जवाब है हाँ। लेकिन अगर पीछे समय की बात करें तो ना। वो गोल है, वो ब्लू है, वो ग्रीन है, वो हमारा घर है। आज हम बात करेंगे उसकी जो हमारा घर है। अब सोचिए अगर ये अपने साइज से 2 गुना बड़ा होता तो अर्थ पर हमारी लाइफ कैसे होती? अगर धरती का साइज डबल होता, इसका मास 8 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हो जाता, जिसका मतलब कि हमें डबल टाइम्स ग्रेविटी फील होती। सोचे कैसी होती दुनिया? हमारी हाइट ऑलमोस्ट हाफ होती, हम छोटे छोटे होते और हमारा वजन ऑलमोस्ट 2 गुना ज्यादा होता। क्योंकि धरती की ग्रेविटी भी ऑब्वियसली 2 गुना ज्यादा है। वैसे अब इसका प्रूफ भी है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स जो अपना ज्यादा समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताते हैं, वो जैसे ही अर्थ को छोड़ते हैं वैसे ही उनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 3% इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटी उनकी बोन्स और टिश्यूज में एक्ट नहीं करती। और जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स वापस अर्थ पर लौटते हैं, वैसे ही ग्रेविटी फिर से इनकी बॉडी पर एक्ट करना शुरू कर देती है। उनकी बॉडी की हाइट कुछ ही हफ्तों में नॉर्मल हो जाती है। वैसे इंक्रीज्ड ग्रेविटी कोई भी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्सर्शन को काफी डिफिकल्ट बना देती है। तो फिर इस प्लैनेट पर जानवरों का क्या होगा? वो कैसे दिखेंगे? कहने को अर्थ में रहना और एवोल्यूशन सर्वाइव करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा और नेचुरल सिलेक्शन ऑब्वियसली वुड स्पीड अप और एनिमल्स भी अपनी साइज से छोटे होते। तो फिर जिराफ्स का क्या होता? जो भी एनिमल्स यहाँ इस प्लैनेट पर होते वो यही रहते, लेकिन इनका जीना विद डबल ग्रेविटी काफी मुश्किल हो जाता। और हाँ, वोल्केनिक एक्टिविटी इस प्लैनेट पर काफी बड़ी हुई होती। हर जगह वोल्केनोस ही वोल्केनोस। बाप रे, सुन के ही डर लगता है। वैसे ये सारी चीजें हाइपोथेटिकल है। अगर हमारा प्लैनेट 2 गुना बड़ा होता तो हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ये कैसा होता। अगर आपको देखना ही है तो एक प्लैनेट है जो अर्थ की साइज से 2 गुना बड़ा है। देखना चाहेंगे? केपलर 22b। ये वो प्लैनेट है जिसे साइंटिस्ट ने 2011 में डिस्कवर किया था। ये अप्रोक्सीमेटली 2 गुना बड़ा है फ्रॉम अर्थ और सन से इसकी डिस्टेंस है एकदम राइट फॉर लाइफ। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसके मास और कॉम्पोजिशन के बारे में नहीं पता चल पाया है अब तक। इसीलिए हमें ये नॉलेज नहीं है कि इसका अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर है या ग्रेविटी है। वैसे केपलर 22b के बारे में ये जानकारी है कि ये अप्रोक्सीमेटली 600 लाइट ईयर्स अवे है, यानी कि 6 ट्रिलियन माइल्स अवे। वैसे दोस्तों, सोचिए कितना इंटरेस्टिंग होगा कि जब एक चांस मिले अर्थ जैसे ही एक और प्लैनेट को देखने का, जहां हमें मिल सकते हैं कुछ अननोन प्राणी।